हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दोस्तों, जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे कभी भी कोई भी चर्चा हो बिना भगत सिंह या HSRA के जो क्रांतिकारी थे उनके बिना अधूरी है। आज जब इस वीडियो को लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं तो आपने थंबनेल से देख के आइडिया लगा लिया होगा कि एक ऐसी घटना भारत में देखने को मिली जहां पे एक नेताजी हैं जिन्होंने बात बात में भगत सिंह के तरीके और भगत सिंह की तुलना हमास से की। हम चूंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाले इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि दरअसल अगर हम डिफरेंस की बात करें तो किस किस स्तर पे, वैचारिक से लेकर अन्य स्तरों पे कितना डिफरेंस है और फिलोसफिकल एंगल से, दार्शनिक पक्षों से कैसे दोनों में डिफरेंस है, हम इस पे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि विषय क्या है। तो जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, इन्होंने जो भगत सिंह हैं उनकी तुलना फिलिस्तीनी संगठन हमास से की। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ ये स्वतंत्रता संग्राम, आतंकवाद की परिभाषा या नैतिक मूल्यों, समकालीन समय पे जो नैतिक मूल्य है खासकर राजनीति में, ये उन पे बड़ा विरोधाभास खड़ा करती है। देखिए, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो दे हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो बात है ये कितनी गलत है और कितनी जिसे कह सकते हैं कि कुतर्क संगत है। तर्क संगत तो नहीं ही है ना। चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं घटनाक्रम हुआ क्या। तो घटनाक्रम ये हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो इमरान मसूद है कांग्रेस के सांसद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पत्रकार सुशांत सिन्हा द्वारा आयोजित एक पॉडकास्ट में उन्होंने क्या बोला कि क्या भगत सिंह आतंकवादी थे क्योंकि वो जैसे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि दोनों यानी कि भगत सिंह और हमास अपनी भूमिका के लिए लड़ रहे थे। बस भगत सिंह ने अपनी भूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, आपके लिए हमास एक आतंकवादी संगठन है। मेरा मानना है कि हमास अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। यह स्टेटमेंट सुनने में कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, पर आप जब इसके लॉन्गर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, देखो हर चीज अभिधा में लिखी हो उसके अभिधा में ही हर तो जरूरी नहीं है। यह जो चीज अभिधा में कही जाती है इसके लक्षण और व्यंजना में भी बहुत से अर्थ होते हैं। लॉन्गर जो पर्सपेक्टिव होता है वहां पे आप इसको जब और जनरलाइज किया जाएगा तो भगत सिंह और हमास को एक खांचे में फिट कर दिया जाएगा, जो बहुत गलत है। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, पर इसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो गलत हैं। हमको उस पर बात करनी। क्यों गलत है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से बोल रहा हूं और अभिधा लक्षण व्यंजना आपको पता है कि शब्द शक्तियां होती हैं। तो ये अभिधा का सेंटेंस हो सकता है पर इसके दूरगामी इफेक्ट होते हैं, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस से बचना चाहिए। हम जब जनरलाइज करते हैं चीजों को तो हमें जो बेसिक्स हैं, जो सिद्धांत है वो पता होने चाहिए। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, हम सबको पता है कि बहुत विचारक और दार्शनिक व्यक्ति भी थे। इस पे आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा जान ले। 28 सितंबर 1907 को बंगागांव पंजाब में इनका जन्म हुआ था और हम सबको पता है कि 23 मार्च 1931 को वो शहीद हुए थे, ठीक है, 32 वर्ष की आयु में, ठीक है। अच्छा, शहीद आजम भी उन्हें कहा जाता था, क्या महान शहीद कहा जाता था, शहीद आजम की उपाधि मिली हुई है। इनके जो सिद्धांत थे, एक था धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का, बहुत विस्तार से मैंने कई बार बात की है। धर्म आधारित राजनीति के विरोधी थे और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे, है ना। वैज्ञानिक सोच, उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं आप पढ़िएगा, बहुत तार्किक तरीके से अपनी वैज्ञानिक सोच को सामने रखा है। हो सकता है कि आप उसे सहमत ना हो पर उसकी तार्किकता पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अहिंसा से असहमति। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो उनके कई तरीके हिंसात्मक थे, पर अंतिम समय जाते जाते उन्होंने कहा था कि लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अहिंसा का रोल ज्यादा है। तो हिंसा अहिंसा पे फिर कभी बात कर लेंगे। फिलहाल ये विषय है जो हम भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो संगठन है हमास के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, ठीक है, हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसको शॉर्ट में हमास कहते हैं। ये अरबी में संक्षिप्त इसका नाम है। 1987 प्रथम इंतिफादा क्या कहते हैं आंदोलन के दौरान इसका क्या कहते हैं स्थापना हुई हमास की, है ना। शेख अहमद यासीन जो इसके संस्थापक है, इन्फो बता रहा हूं बस, मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इजराइल के विनाश और फिलिस्तीनी भूमि पे इस्लामी राज्य की स्थापना इनका उद्देश्य है ना।
जिहाद को धार्मिक कर्तव्य मानते हैं ये, और क्या है, इजराइल की अस्वीकृति, दो राज्य समाधान का जो विरोध है वो ये करते हैं, दो राज्य समाधान का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, जो इजराइल फिलिस्तीन में हो रहा है ये उनके बीच का, कई बार इजराइल के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बहुत गलत होते हैं, और कई बार फिलिस्तीन के गलत होते हैं, और फिलिस्तीन के गलत होते हैं तो हमास के भी गलत होते हैं। पर घोषित रूप से एक व्यक्ति जिसको शहीद आजम कहा जाता है, उसकी तुलना ऐसे ही किसी संगठन से नहीं की जा सकती, कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो, तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? अब हम आ जाते हैं बिंदु पर, असंगति क्यों है? लक्ष्य और उद्देश्य। भगत सिंह का लक्ष्य क्या था अगर देखा जाए तो? सुशासन, स्वशासन और विदेशी शासन से मुक्ति इनका क्या कहते हैं लक्ष्य था। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भारत का निर्माण इनका लक्ष्य और उद्देश्य था। सामाजिक न्याय और समानता की बात करना इनका लक्ष्य उद्देश्य था। जब हम हमास की बात करते हैं तो धार्मिक राजनीति लक्ष्य है, इसके एकदम अगेंस्ट में देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। ठीक है, इजराइल का विनाश, यानी कि मूल चार्टर में जो कहते हैं कि हमको इजराइल का विनाश कर देना है, तो हर तरीके की हिंसा को जायज बनाते हैं। अभी हम आगे आएंगे तो और विस्तार पर बात करेंगे। क्षेत्रीय नियंत्रण और धार्मिक प्रभुत्व पे इनका उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य के स्तर पर भगत सिंह इनसे अलग है। अगर उसके अलावा बात करें रणनीति और विधि की, भगत सिंह प्रतीकात्मक हिंसा की बात करते थे। आप सबको पता है कि जब असेंबली में बम फेंका तो इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किसी को चोट न लगे। ठीक है, राजनीतिक हत्या केवल ब्रिटिश अधिकारियों की उन्होंने राजनीतिक हत्या की सिंबॉलिक तौर पे, जो सॉन्डर्स को मारा था, क्योंकि सॉन्डर्स का जो कृत्य था लाला लाजपत राय खिलाफ, दैट वाजंट राइट। ठीक है, जन जागरण, पर्चे, लेख, न्यायालय में भाषण, जो सही तरीके थे उन तरीकों का इस्तेमाल किया। बट इज द केस ऑफ हमास? नो। अच्छा, निर्दोष नागरिकों को जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, इस संयम का भी उन्होंने ध्यान रखा था। हमास के साथ में क्या है कि ये अंधाधुंध हिस्सा पे विश्वास करते हैं, कोई भी मरे, अपने भी लोग मरे, कोई इशू नहीं, नागरिकों को रक्षित करना है ना। मैं कह रहा हूं अपने लोग को नहीं भी मार रहे हो, पर आप समझिए कि कोई हमला होता है तो कोई अबोध इजरायली भी मरता होगा, उनके हमले में कोई अबोध फिलिस्तीनी भी मरता होगा। तो ये चीजें कभी भी भगत सिंह से तुलना नहीं की जा सकती, है ना। आत्मघाती हमले, सार्वजनिक स्थानों पर खुद को भी मार लेते हैं। बंधक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन, बहुत से पत्रकारों को भी बंधक बनाया गया यहाँ पे। और भय का प्रसार, आतंक फैलाना इनकी प्रमुख रणनीति है, आतंक फैलाना इनकी प्रमुख रणनीति है। हम इसके बाद की अगर बात करें, नैतिक वैधता क्या है भगत सिंह की, तो औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ ये इन्होंने वैध प्रतिशोध किया था। पूरा विश्व जिसकी चर्चा करता है, इवन गांधी जी को भी इसीलिए प्रेज मिलता है ना। जिनेवा कन्वेंशन से पहले का समय, लेकिन नैतिक आचरण उन्होंने किया, और क्या है, व्यापक जन समर्थन और राष्ट्रीय सहमति इनको प्राप्त थी। ठीक है, मानवीय गरिमा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित इनका पूरा जो काम था भगत सिंह का। हमास की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कई बार किया है। आप सबको पता है कि कई बार आतंकवादी संगठन भी घोषित हुए हैं, है ना। नागरिकों की जानबूझ के हत्या कई बार की गई, है ना। विभाजित फिलिस्तीनी समर्थन, फतह से विरोध, और अगला क्या कि आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा में एकदम फिट आता है हमास, और कई बार मैंने आपको बताया कि उसको लेबल भी किया जाता है एज एन आतंकवादी संगठन। विचारधारा की बात करें तो भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा करते थे, है ना। सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की बात किया करते थे, और धर्म आधारित विभाजन के विरोधी थे। ये चारों ही पॉइंट पे जो मेन बात है, जो विचारधारा की बात करें, हमास एकदम अलग है। कैसे अलग है? अगर हम बात करें तो ये धार्मिक राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं, है ना। इस्लामी कानून यानी शरिया का समर्थन करते हैं, धार्मिक सर्वोच्चता पे बल देते हैं, और विशिष्ट धार्मिक पहचान पे आधारित राजनीति पे ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने वैचारिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे देखा कि भगत सिंह एंड हमास आर पोल्स अपार्ट। इन सम वे दे कुड बी, कि हाँ कुछ चीजें कॉमन है, बट दैट कॉमनैलिटी डजंट डिफाइन कि भगत सिंह और हमास एक ही खाने में फिट होने चाहिए, नहीं डिफाइन करती। कुछ और विषयों पे बात करें, अगर हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की देख लेते हैं तो न्याय संगत सिद्धांत क्या कहता है। पश्चिमी नैतिक दर्शन में न्याय संगत सिद्धांत 6 मानदंड स्थापित करता है। क्या? न्याय संगत कारण, ठीक है, सही इरादा, वैध अधिकार, अंतिम उपाय, ठीक है, सफलता की संभावना और अनुपातिकता। ठीक है, ये 6 चीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्याय संगत सिद्धांत यानी कि जस्ट वॉर थ्योरी वो कहती है। अब क्या है कि भगत सिंह का संघर्ष इनमें से कई मानदंडों को पूरा करता है, जबकि हमास की रणनीति में भेदभाव और आनुपातिकता का अभाव है। भेदभाव दिखता है और आनुपातिकता का अभाव है, बेसिकली ये। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीधे सिद्धांत है उसके हिसाब से भी भगत सिंह एंड हमास आर टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो भारत के जो दार्शनिक पर्सपेक्टिव है उस पर देखें। धर्म युद्ध की बात क्या है? अधर्म के खिलाफ युद्ध धर्म है, लेकिन युद्ध में नैतिक नियमों का पालन आवश्यक है। निहत्थे, घायल व आत्मसमर्पण करने वालों पे हमला अनैतिक है ना। भगत सिंह का संघर्ष इन मूल्यों के करीब है, जबकि नागरिकों को लक्षित करना भारतीय नैतिक परंपरा में भी अस्वीकार्य है, जो हमास करता है।
क्लियर कट तरीके से आपको पता है कि ये जो सिद्धांत जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये एकदम स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा है। वो बात ये है कि हमास और भगत सिंह में शायद कुछ कॉमन टर्म हो, कुछ कॉमन बातें हो जो शायद दोनों के साथ हो, लेकिन इस आधार पे इतने बड़े व्यक्तित्व को ऐसे संगठन के साथ लेबल कर देना जिसको अक्सर आतंकवादी संगठन कहा जाता है। मैं कहता हूं कि वी आर नोबडी टू जज वेदर हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट, क्योंकि हमारे देश के साथ तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बार चूंकि बातें हुई हैं तो हम इसको कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि चलो होगा, बहुत बड़ा संगठन अपने देश का होगा, अच्छा संगठन होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वी कैन नॉट कंपेयर दिस एज भगत सिंह। और क्या है, भगत सिंह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वी शुड नो दैट भगत सिंह की बात जो कर रहे हैं वो भारत की संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या उनको शोभा देता है? उत्तर है अ बिग नो, नहीं देता है। हमको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि लिखा अभिधा में जा रहा हो, उसके जो असर हैं वो दूरगामी होते हैं। जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, है ना? ठीक है, जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। निष्कर्ष तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। कौन किस लिए कब लड़ा, वो कब लड़े और ये कब लड़े, दोनों में डिफरेंस है ना? उसके अलावा शब्दों की शक्ति, यही मैं बात कर रहा हूं कि राजनेताओं को ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर सावधानी से बोलना चाहिए। एक एक शब्द का महत्व होता है। एक बात, कल को हर व्यक्ति जनरलाइज करने लगेगा। आज आप हमास से बात कर रहे हो, कल को उसको किसी और बोको हराम से कर दिया जाएगा, फिर अलकायदा से कर दिया जाएगा। ठीक है, नैतिक स्पष्टता आवश्यक। स्वतंत्रता संग्राम और आतंकवाद दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए लोगों को। ऐसे विवाद अक्सर चुनावी लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। तो शायद एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो दूसरा पक्ष है जो इस प्रकार की बातों को इग्नोर करो यार, वो मान लो कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। उन्होंने बाद में सफाई भी दी है, उन्होंने सफाई भी दी है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, वो बड़े हैं वो छोटे, ऐसा उन्होंने बोला। कई बार राजनीतिक धुरियों पे जानबूझ के इसको लपेटा जाता है कि उनका नुकसान है और हमारा फायदा है इसमें। तो इस प्रकार की चीजों को भी, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस से भी क्या है, बचना चाहिए। जब यहां पे बचने की बात आ गई तो अगर आप भी जो फाइनल लिस्ट है ना यूपीएससी की, उसमें अपना नाम चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिवाली की एक्सटेंडेड सेल इस समय चल रही है ना? ये जो एक्सटेंडेड सेल है प्रतिज्ञा प्लस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। 2026, 27, 28 तीनों के लिए अवेलेबल है। अक्टूबर इवनिंग बैच जो है वो शुरू हो रहा है और 31 अक्टूबर तक ये सेल चलेगी। जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। सेम गोज विद हिंदी साहित्य। सूरदास से जो बैच है 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। हार्डली एक हफ्ते इसमें एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। चूंकि एक्सटेंडेड सेल चल रही है तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे सभी जो कोर्सेज हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप, मैं ही हिंदी पढ़ाता हूं, सूरदास से शुरू हो रहा है, हम लोग भ्रमर गीत सार पढ़ा जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी अगर आपको फर्दर कोई बात करनी, डिस्कशन करना है तो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज माई इंस्टाग्राम चैनल, स्कैन इट एंड इस पे जुड़ते हैं और बात किया जाता है इस पे, यूपीएससी से रिलेटेड विभिन्न इश्यू पे, ऑप्शनल्स पे, सब पे। तो आपका क्या मानना है इस विषय पे, इस बयान पे और इस पे होने वाले राजनीति पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।